अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन ऑफिसर के टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए जो है वो 30 मार्क्स का आएगा इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के कुछ पोर्शंस आएंगे। पहले तो हम करना शुरू करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017। इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर होगा, इसमें हम इसका चैप्टर नंबर, ये नज़र आ रहा है आपको, चैप्टर नंबर 1 जो है वो करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें क्या है हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तो ये डेफिनेशंस जो हैं वो सबसे पहले हम कर लेंगे। उससे ये होगा कि हमें अगला एक्ट समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं, समझ आ जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले तो जो है इसमें चैप्टर 1 के अंदर उसने दिया हुआ है कि शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का, इसकी एक्सटेंट क्या है, मतलब ये लागू कहाँ तक होगा, और कमेंसमेंट का मतलब है कि कब से लागू होगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये मेंशन किया हुआ है कि इसका नाम जो है शॉर्ट टाइटल जिसे हम कह रहे हैं वो है इलेक्शन एक्ट 2017। इसका नाम है इलेक्शन एक्ट 2017। कहाँ पे अप्लाई होगा, एक्सटेंट जो है इसकी वो है द होल पाकिस्तान। देखें, अब इलेक्शन कमीशन है तो पूरे पाकिस्तान पे ही अप्लाई होगा। और कब से अप्लाई होगा, जैसे ही ये मंजूर होगा अप्लाई हो जाएगा। और ये मंजूर हुआ था 2 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, आगे हमारे पास जो है अब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। तो देखें, सबसे पहले तो अब हमने इलेक्शन की बात करनी है, इलेक्शन कमीशन की बात करनी है, तो डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आलिम की डेफिनेशन है। तो आलिम की डेफिनेशन इन्होंने क्यों दी हुई है यहाँ पे? अगर आपको पता हो कि हमारे यहाँ सेनेट की जो सीट्स होती हैं उसमें ना, ये देखेंगे सेनेट की सीट्स हैं यहाँ पे, ये सेनेट की सीट्स हैं, ये इसकी कंपोजिशन है। यहाँ पे जो है हर सूबे से तकरीबन 4 टेक्नोक्रेट्स या उलमा की सीट होती है। ये देख रहे हैं आप लोग, टेक्नोक्रेट्स या उलमा की सीट। तो पहले हम ये डिफ़ाइन कर लें कि उलमा क्या होते हैं, मतलब आलिम क्या होते हैं। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो बंदा मदरसे से पढ़ा हुआ है वो आलिम है। तो लेकिन आलिम की जो हमारे इस एक्ट के मुताबिक डेफिनेशन है वो है कि उसके पास 16 साल की डिग्री हो, सनद हो, जो हो 16 ईयर्स एजुकेशन की, और हाई HEC से रिकगनाइज्ड इदारा हो जहाँ से उसने 16 साल की एजुकेशन ली हो, और उसके साथ एटलीस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो उसका टीचिंग में या रिसर्च फील्ड में। तो किस चीज़ के रिलेटेड रिसर्च फील्ड हो उसकी, प्रिंसिपल एंड फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ, मतलब इस्लाम से रिलेटेड उसने 20 साल या तो पढ़ाया हो या फिर उसने रिसर्च की हो, और 16 साल की उसकी एजुकेशन हो, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गई आलिम की डेफिनेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आलिम या टेक्नोक्रेट दोनों को मिला के 4-4 सीटें हैं हर सूबे से। तो जो टेक्नोक्रेट होता है ना, उसकी भी डेफिनेशन यही होती है तकरीबन। उसकी ये होती है कि उसके पास एक तो 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि उसके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड या टीचिंग का। ठीक है, रिसर्च होनी चाहिए उसकी अपनी फील्ड से रिलेटेड, या होनी चाहिए टीचिंग का एक्सपीरियंस उसके पास 20 साल का। और उसके अलावा उसके पास ना एक अचीवमेंट होनी चाहिए, या एक कह लें एक तरह से कोई अवार्ड होना चाहिए उसका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, मकामी या बैनुल अक़वामी लेवल का उसके पास कोई अचीवमेंट भी होनी चाहिए। वो तीसरी रिक्वायरमेंट है उसकी ना टेक्नोक्रेट की। तो चलें सबसे अब आगे चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन तो हमारे पास हो गई आलिम की। 16 साल तालीम होनी चाहिए और उसके बाद 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसने बंदे ने यहाँ पढ़ाया हो, और या उसने किया हो रिसर्च की हो, किस चीज़ में की हो, इस्लाम से रिलेटेड फ़िलासफ़ी में और इस्लामिक लॉ में। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती हैं जी एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। तो एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ का क्या मतलब है कि मतलब ये कि हमारे यहाँ लोकली गवर्नमेंट लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो वो वही एप्लीकेबल होगा जो या तो मजलिस शूरा, यानी हमारी पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम जो है वो मजलिस शूरा है। या तो वो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ हो, या प्रोविंशियल असेंबली से मंजूर हुआ हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट में हुआ हो, या फिर ऑर्डिनेंस हो। आप लोग बात एक याद कर लें कि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं ना वो बनाती है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई कानून ना बना सके ना तो उसे सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो फिर कहाँ से आएगा वो एक्ट? वो एक्ट जो होगा, जो लॉ होगा, वो कहाँ से आया होगा? वो एक्ट हो सकता है पार्लियामेंट का, या हो सकता है प्रोविंशियल असम्बली का यानी सूबाई असम्बली का, या हो सकता है लोकल गवर्नमेंट का, या हो सकता है वो ऑर्डिनेंस। ठीक है, इनके अलावा कहीं से लॉ नहीं आ सकता।
मतलब ये ऑफिशियल लॉ जिसकी ये इस एक्ट में बात होगी वो लॉ इन्हीं 4 जगहों से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ओके जी, आगे है आर्टिकल का क्या मतलब है। तो आर्टिकल से मुराद इस एक्ट में मतलब ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जब हम एक्ट की आर्टिकल की बात करेंगे तो वो आर्टिकल होगा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आगे हमारे पास है डेफिनेशन असेंबली के। असेंबली का मतलब है जी दो तरह की असेंबली हमारे होती हैं, वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एसेट की डेफिनेशन। तो एसेट जो है वो अगर आपको याद हो तो असासाजात को कहते हैं। तो एक कैंडिडेट और अ मेंबर, कैंडिडेट और होता है, मेंबर और होता है। कैंडिडेट वो होता है जो इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, मेंबर वो होता है जो इलेक्शन लड़के कुछ बन जाता है। ठीक है, मतलब मेंबर बन जाता है नेशनल असेंबली का या सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल असेंबली का। ठीक हो गया। तो एसेट क्या होते हैं, कैंडिडेट के या मेंबर के जो असासाजात होते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट। बाई इलेक्शंस, अगली डेफिनेशन है हमारे पास बाई इलेक्शंस की। तो जो बाई इलेक्शंस जो होते हैं ना वो ना, एक तो होते हैं जनरल इलेक्शंस, वो तो आपको पता ही है 5 साल बाद होते हैं। तो ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं ना ये होते हैं जो 5 साल के दौरान सीटें खाली हो जाती हैं ना, कोई फौत हो गया, किसी को धांधली हो गई, किसी को नाअहल करार दे दिया, तो वो सारी जो सीटें खाली होती हैं ना, मीन्स एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होगा वो बाई इलेक्शन होगा। आगे क्वेश्चन, आगे हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट अभी मैंने ऊपर बताया था कि कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन प्रपोज्ड एंड सेकंडेड एज अ कैंडिडेट फॉर और सीकिंग इलेक्शन एज अ मेंबर। जो मतलब इलेक्शन के थ्रू मेंबर बनना चाह रहा है ना उसको हम कहेंगे कैंडिडेट। ठीक है, आगे हमारे पास है कोड की डेफिनेशन। कोड जो है, कोड जब इस एक्ट में कोड का वर्ड यूज़ होगा तो वो होगा मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898। ये ज़रा 1898 देख लें, ये बहुत पुरानी डेट है। ठीक है, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 के एक्ट 5 ऑफ 1898 की बात हो रही होगी जब हम कोड कहेंगे। ओके जी, कमीशन का मतलब है कि कमीशन का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 218। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि आर्टिकल जब आएगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल होगा। देखिए, मकसद ये है कि जहाँ पे कमीशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम वहाँ पे कमीशन कर लें, बजाय इसके कि हम एक लाइन यूज़ कर रहे हैं तो हम पूरा लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द आर्टिकल ऑफ 218। अब ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन हमने कहाँ से बनाया। देखिए, हमारे पास पूरा एक आइन है, उस आइन में हमने लिखा कि देखो हम जमहूरियत चाहते हैं और हमें हमारा जो है वो नुमाइंदा, जो हमारा लीडर होना चाहिए वो चुन के हमारे पे आए। ठीक है, हमारे पे हुकूमत करे। तो उसे चुनना कैसे है, तो उसे हमने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। और ये बात हमने कहाँ लिखी, ये बात हमने आइन के आर्टिकल 218 में बात लिखी कि हम इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और वो बनाया किसके अंडर गया है, वो आर्टिकल 218 के अंडर बनाया गया है। आगे हमारे पास 10th डेफिनेशन है कमिश्नर की। तो ये जो कमिश्नर है इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसे अपॉइंट किया गया है आर्टिकल नंबर 213 के अंडर। ठीक हो गया, ये भी आर्टिकल नंबर 213 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। और उसके अलावा जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया गया है आर्टिकल नंबर 217 के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, अब यहाँ से ये देख लें एक दफ़ा, इसको रिवाइज कर लेंगे। कमिश्नर अपॉइंट करना है आर्टिकल 213 के अंडर, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अप्लाई करना अपॉइंट करना है हमने आर्टिकल 217 के अंडर, और इलेक्शन कमीशन किसके अंडर बनाना है, वो बनाना है 218 के अंडर। ठीक है, इसको कहीं बेशक नोट कर लें। अच्छा जी, आगे हमारे पास है डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूंसी की। कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं हल्के को। तो हल्का तो आपको पता ही है कि मीन्स आ कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है इलेक्शन एक्ट 2017। तो इलेक्शन एक्ट 2017 को फॉलो करते हुए जब हमने एक एरिया को पॉइंट आउट किया कि ये जो है ये हल्का बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे हल्का। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक हो गया,
आगे हमारे पास है कंटेस्टिंग कैंडिडेट। कंटेस्टिंग का मतलब होता है कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला, कंटेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब है मुकाबला करने वाला कैंडिडेट। तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट का मतलब है एक वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट विदड्रॉन हिज कैंडिडेचर। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि एक आदमी आया, उसने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, ठीक है। तो उसने कागजात नामजदगी जमा कराए, तो उसके बाद वो अप्रूव हो गए कि जी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। और तो उसने कहा भाई मैं नहीं लड़ा, मैं अपने जो दूसरी पार्टी है ना उसके हक़ में मतलब सीट पे बैठ रहा हूँ, मैं खड़ा ही नहीं हो रहा इलेक्शन में, ठीक है। तो वो फिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट ना हुआ, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर रहा, वैलिडेट हो गया था वो। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट का मतलब है कि उसे इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी कि वो लड़ सकता है, लेकिन उसने जब निकाल लिए तो वो कंटेस्ट, जब उसने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए, तो फिर वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं रहा। जब उसने कागजात नामजदगी जमा किए हुए वापस नहीं लिए और वो वैलिडेट हो गया इलेक्शन कमीशन से, तो वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट बन गया, ठीक है। आगे हमारे पास है इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट का मतलब होता है एक आदमी जो अपॉइंट किया गया हो बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस एक्ट। देखिए, इलेक्शन एजेंट जो होता है ना, वो अब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वेले थोड़ी होते हैं, कोई हो सकता है गरीब गुरबा वेला होता हो, लेकिन ये वेले नहीं होते। तो ये इलेक्शन एजेंट अपना एक मुंतखब कर देते हैं, कि मेरे ख्याल से काम शाम करता हो ना वो बंदा। तो मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट। अगर वो नहीं भी करता ना, तो वो फिर क्या होता है, अगर जो बंदा अपना इलेक्शन एजेंट नहीं अपॉइंट करता, तो वो फिर अपना इलेक्शन एजेंट खुद ही होता है, ठीक है। मतलब इंसान अपना इलेक्शन एजेंट खुद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी दूसरे को अपॉइंट करो, लेकिन अगर करना हो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो इंसान अपना इलेक्शन एजेंट खुद भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं, आगे डेफिनेशन है इलेक्शन एक्सपेंसेस की। अच्छा जी, अब ये जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है ना, इसमें ये है कि जो मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि एक होता है कि इलेक्शन का ख़र्चा जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ये रूल होता है ना, जिससे सारे धज्जियाँ उड़ा देते हैं जिसकी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये वो वाला इलेक्शन एक्सपेंस है। इसमें जो है कि क्या है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है बिफ़ोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शन। मतलब इलेक्शन से पहले आपका कितना खर्चा हुआ, इलेक्शन के दौरान आपका कितना खर्चा हुआ, इलेक्शन के बाद आपका कितना खर्चा हुआ। वो खर्चा किस फॉर्म में हो सकता है, वो कोई पेमेंट भी हो सकती है, वो कोई गिफ्ट भी हो सकता है, वो कोई लोन भी हो सकता है, वो कोई एडवांस भी हो सकता है, वो कोई डिपॉजिट भी हो सकता है, और वो कुछ और भी हो सकता है, या वो कोई अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, या वो कोई इस तरह का आपका फ़ायदा हो सकता है जो रिलेटेड हो इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट से। मतलब जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उससे रिलेटेड हो, या कोई इस तरह का ख़र्चा हो जो ना। अच्छा, इसके आगे इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि ना अगर डिपॉजिट, ऊपर डिपॉजिट की बात हुई ना, कि डिपॉजिट भी उसमें आता है। तो अगर कोई इस तरह के डिपॉजिट हुए हैं, इस तरह का डिपॉजिट है जो किया गया है अंडर द सेक्शन 61 और सेक्शन 111। अब जब सेक्शन की बात आएगी ना, तो सेक्शन है इस एक्ट का सेक्शन, आर्टिकल जो था वो आइन का आर्टिकल था, सेक्शन जो है वो इस एक्ट का सेक्शन है, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे कि मतलब ये जब सेक्शन 61 और सेक्शन 111 आएगा, अगर याद रहेगा तो फिर देखेंगे। अब इसको इसी तरह याद कर लेंगे, हम सारे एक्सपेंडिचर्स को, सारे ख़र्चों को जो है काउंट करेंगे, उनके अलावा जो डिपॉजिट हुए हों अंडर द सेक्शन 61 और सेक्शन 111, ठीक है। आगे हमारे पास है इलेक्टोरल एरिया। इलेक्टोरल एरिया का मतलब है कि मतलब दो तरह से इसको देख लेते हैं। इलेक्टोरल एरिया का मतलब होता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक हलके को इस तरह डिवाइड किया जाए कि उसमें जो है इलेक्शन कराना है, तो उसको उसकी सब डिवीज़न एक तरह से हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि रूरल एरिया जो है, मतलब जो देहाती इलाका है, उसमें तो एक गांव या फिर एक सेंसस ब्लॉक, उसको हम लोग ना वो कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि इलेक्टोरल एरिया है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है कि म्यूनसिपल वार्ड हो सकता है और सेंसस ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे तो म्यूनसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक है, वहाँ पे इलेक्टोरल एरिया ये हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पे हमारे पास म्यूनसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम वेल डिफाइंड मोहल्ला और स्ट्रीट को काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब मोहल्ला हो सकता है आपके पास, यहाँ हो सकती है आपके पास कोई गली।
ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे वार्ड और सेंसस ब्लॉक, वेयर द वार्ड और सेंसस ब्लॉक, मोहल्ला और स्ट्रीट इज़ टू बिग, अ वेल डिफाइंड पार्ट देयर ऑफ। तो वो कह रहा है कि जब हमारे पास एक वार्ड या सेंसस ब्लॉक बड़ा हो जाए ज़्यादा, या मोहल्ला या गली बड़ी हो जाए ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, उसके भी पार्ट बनाएंगे, वेल डिफाइंड पार्ट करेंगे। लेकिन वो नीचे कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट अ सेंसस ब्लॉक शेल नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। वो कहते हैं कि जो सेंसस ब्लॉक है ना, सेंसस ब्लॉक, उसको हम लोग डिवाइड इतने आराम से नहीं करते। यहाँ तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, बहुत मतलब एक्सेप्शनल सूरत हाल हो, तो फिर उस टाइम हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। और वो भी किस लिए करेंगे, रिकॉर्ड रखने के लिए, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। इसका यही मतलब बनता है ओवरऑल। इस सेंटेंस का थोड़ा एम्बिगुअस सा है, मतलब थोड़ा शक्की सा सेंटेंस है, लेकिन मतलब यही बनता है कि आप सेंसस ब्लॉक को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिवाइड करोगे जब बहुत ज़रूरत होगी, वरना नहीं। और वो कह रहे हैं कि सच अदर एरिया एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो ये जो एरियाज़ डिफ़ाइन होंगे, ये कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर रूरल एरिया होगा तो सेंसस ब्लॉक या विलेज होगा हमारा क्या, इलेक्टोरल एरिया। ठीक हो गया। और अगर अर्बन होगा तो पहले तो हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल वार्ड या सेंसस ब्लॉक हो। अगर ये नहीं है तो फिर मोहल्ला और स्ट्रीट देखेंगे। और अगर मोहल्ला और स्ट्रीट और सेंसस ब्लॉक और म्यूनिसिपल वार्ड जो है वो बड़ा होगा तो हम उसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके। और ये डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होगी एरिया की, वो होगी, वो कौन डिटरमिन करेगा, वो बताएगा हमें कमीशन कि किस तरह डिवीजन करनी है। ओके। आगे हमारे पास है कि जी इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन है। अब देखिए, ऑब्जर्वर का मतलब होता है मुशाहिदा करने वाला। तो इलेक्शन ऑब्जर्वर वो बंदा है, वो अथॉरिटी है जिसे कमीशन लगाएगा, इलेक्शन कमीशन लगाएगा कि वो चेक करेगा कि इलेक्शन कैसा हो रहा है। ठीक हो गया, वो होगा इलेक्शन ऑब्जर्वर। आगे हमारे पास है इलेक्शन ऑफिशियल। ये बेसिकली इलेक्शन ऑफिशियल जो है ना, जो मुझे समझ आई है ना, इसका मतलब है कि हर बंदा जो ऑफिशियली इलेक्शन के प्रोसीजर को मतलब पाया तक मील तक पहुंचा रहा है, वो इलेक्शन ऑफिशियल होगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं वो इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स एन ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन। मतलब कमीशन के ऑफिशियल हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये अब है कि बड़े से छोटे की तरफ जा रही है ऑफिसर्स में ना। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अब पोलिंग ऑफिसर, और एनी ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और अदर एजेंसीज और द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड और डिप्यूटेड टू परफॉर्म, ये देखें, any other official appointed or deputed to perform duties in connection with an election। मतलब इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर वो ऑफिशियली तौर पे अपॉइंट हुआ है किसी ड्यूटी के लिए, तो हम उसे कहेंगे इलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है। आगे हमारे पास है, इसको ज़रा दोबारा देख लीजिएगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट आर ओ, फिर आर ओ, फिर ए आर ओ, फिर पी ओ, फिर ए पी ओ, और फिर पी ओ, पोलिंग ऑफिसर। ये एंड वाला पोलिंग ऑफिसर है। ठीक है। आगे हमारे पास आगे हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्शन प्रोग्राम की। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है तो उसके पास 4 महीने पहले ही ना इलेक्शन कराने से एक प्रोग्राम होना चाहिए कि उसने सारी चीज़ें कैसे लेके चलनी है। और वो प्रोग्राम किसके मुताबिक बनाएगा, दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन जो है प्रोग्राम बनाएगा, उसे हम कहेंगे इलेक्शन प्रोग्राम। आगे हमारे पास है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास होती है इंतखाबी फहरिस्त, इंतखाबी फहरिस्तें। ठीक है। अब इसमें उसने कहा है कि मीन्स एन इलेक्टोरल रोल। अब इंतखाबी फहरिस्त जो है वो हम क्या करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। रिवाइज़ का मतलब है हम उसे रिवाइज़ करते हैं, और रिवाइज़ करने के बाद हम उसे करेक्ट करते हैं, किसके मुताबिक, अंडर दिस एक्ट। और उसके अंदर हम एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड अंडर द इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974 एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वो कहता है कि ना, जो इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974 था ना, वो कब तक लागू था, जब तक ये नहीं आया था हमारे पास एक्ट।
ठीक है। लेकिन हमने अब इलेक्टोरल रोल्स जो बनाने होते हैं, मतलब जो हम इंतखाबी फ़हरिस्तें बनाते हैं, फिर उन्हें रिवाइज़ करते हैं, फिर उन्हें ठीक करते हैं, किस तरह करते हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब ये एक्ट हमें गाइड करता है कि हमने इंतखाबी फ़हरिस्त किस तरह बनानी है, उसके बाद हमने उसको किस तरह रिवाइज़ करना है, किस तरह उसको ठीक करना है। और उसके अंदर हम एक और चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो इलेक्टोरल रोल्स जो तैयार किए होते हैं अंडर द एक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974। मतलब हम उस 1974 वाले एक्ट को भूल नहीं रहे, उसको भी हम अंदर ही इंक्लूड करेंगे, उसके मुताबिक जो इलेक्टोरल रोल्स बने होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम सारे इंतखाबी फहरिस्तों को साथ लेके चलेंगे। सारी से मुराद ये है कि इस एक्ट के मुताबिक वाली भी और पुरानी को भी हम अंदर डाल के चलेंगे। ठीक है। फॉर्म मीन्स अ फॉर्म अपेंडेड टू दिस एक्ट। अब ये जो फॉर्म है ना, ये मैंने जो भी कहा था कि मतलब वो कागजात नामजदगी जो जमा कराते हैं, तो अब आपने किसी के कहीं पे अप्लाई करना होता है तो आप कोई फॉर्म ही देते हो ना। तो वो फॉर्म ना 2-3 तरह के हैं, इनके एंड पे जाके पढ़ेंगे हम लोग ना। तो वो जो ये फॉर्म है उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, और फॉर्म कह रहा है कि जब फॉर्म की बात आएगी तो ये उन फॉर्म्स की बात हो रही होगी, किसी में असासदात होंगी, किसी में होगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फलां फलां फलां। ठीक है। गवर्नमेंट की एक बात देख लें कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट का वर्ड आएगा ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ उसने कहा तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट होगी। ठीक है। और अगर एनी गवर्नमेंट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 तरह की है हमारे पास। सबसे ऊपर लेवल पे प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट है, जिसे हम कहते हैं वफाकी हुकूमत, उसके नीचे सूबाई हुकूमत, और सबसे नीचे हमारे पास आती है लोकल हुकूमत। ठीक है। तो जी आगे हमारे पास है कि गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस का मतलब है अगर आपने कभी सुना हो तो इससे होता है ना, किसी पॉलिटिशियन पे जी उसने 3 करोड़ रुपये बिजली का बिल देना है, उसने गैस चोरी तो नहीं, उसने बिल ही नहीं दिया धड़ल्ले से, तो वो सारे ना आ जाते हैं इसमें गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड यूटिलिटी बिल्स। अब वो कहता है कि इंक्लूड्स रेंट, वो कहता है किराया भी हो सकता है, रेंट हो सकता है हाउसेस का। ठीक है। मतलब रेस्ट हाउसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं उनका रेंट हो सकता है, लॉजेस और अदर अकोमोडेशन ऑन बाय गवर्नमेंट बॉडी। वो कहते हैं या तो गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट के अंडर कोई बॉडी है, तो उससे अगर इन्होंने कोई सर्विसेज ली हैं, ड्यूज़ और यूटिलिटीज़ किसी के रहते हैं, रहते से मुराद यही है कि रहने वाले देखते हैं, और ये कौन सा इन्होंने एडवांस पे करने होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ड्यूज़ वो कहते हैं, वो सारे बिल्स वगैरह जो है ना वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ड्यूज़ जो उन्होंने सर्विसेज या यूटिलिटीज़ यूज़ की होंगी ना गवर्नमेंट के अंडर, वो इसके अंडर आएंगे। हाँ, वो गवर्नमेंट ड्यूज़ और यूटिलिटीज़ हम नहीं पूछेंगे जिनका स्टे लिया होगा ऑर्डर कोर्ट से। ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर आप जो है, अगर आपने 3 लाख रुपए बिल भी देना है वापडा का, तो आप स्टे ले लें तो वो आपका जो है वो इसमें काउंट नहीं होगा कि आपने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देने हैं। ठीक है। लोन की बात आ जाए तो लोन भी फिर मैटर करता है। ठीक है, कि लोन आपने कितना लिया हुआ है। लोन मीन्स, अब लोन की डेफिनेशन क्या है इसमें, वो कहते हैं लोन कोई भी लोन होगा जो आपने एडवांस की सूरत में लिया, क्रेडिट की सूरत में लिया और फाइनेंसिस की सूरत में लिया, ऑब्टेन्ड और रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब यही होता है एक तरह से कि मतलब अब आपने ना वेव ऑफ होता है ना कि माफ़ कर देना, रिटर्न ऑफ भी कुछ उससे उसी तरह की चीज़ होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये अकाउंटिंग के टर्म है। तो 31 दिसंबर 1985 के बाद से अगर आपने लिया है लोन, तो वो लोन जो है लोन में शुमार होगा, बेशक वो रिटर्न ऑफ हो। ठीक है। ऑब्टेन्ड और रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है ना, तो इसका ये मतलब है कि बेशक वो रिटर्न ऑफ हो वो भी शुमार होगा। लेकिन कौन सा लोन शुमार नहीं होगा, विच हैज़ बिन स्टेड बाय अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। अगेन अगर आपका उस लोन पे कोर्ट का स्टे है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। आगे है जी लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे इस्टेब्लिश हो जाए कानून के तहत। ठीक है। इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के तहत अगर लोकल गवर्नमेंट बनी है तो वो हम उसे लोकल गवर्नमेंट कहेंगे, चाहे उसका कोई भी नाम हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, नाम उसका जो भी हो, लेकिन इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो, मतलब कानून के तहत बनी हो। आगे हमारे पास है मेंबर की डेफिनेशन। मेंबर मीन्स अ मेंबर ऑफ असेंबली, सेनेट और अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी।
अब ये असेंबली जो है ऊपर हमने पढ़ लिया कि असेंबली का क्या मतलब है। अगर असेंबली जो है मेंशन ना हो तो उसका मतलब दोनों ही असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, फेडरल असेंबली। तो जी मेंबर का क्या मतलब है, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर, फेडरल असेंबली का मेंबर, और मतलब नेशनल असेंबली का मेंबर, सेनेट का मेंबर, लोकल गवर्नमेंट का मेंबर। अच्छा, और मेंबर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंबर वो है जो बंदा इलेक्शन जीत गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है नेशनल डेटाबेस एंड रेगुलेटरी, सॉरी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये जो है हमारे पास वो कहता है कि इसका मतलब है कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000। जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है नादरा। ठीक है, नादरा का उन्होंने कहा जब भी मतलब आएगा तो नादरा का मतलब है वो नादरा जो ऑर्डिनेंस 2000 के अंडर बनी है। नादरा हमारे पास बनी थी 2000 में। तो कह रहे हैं जब नादरा का जिक्र आएगा ना तो यही वाली नादरा है। ठीक है, मतलब इदारा नादरा। ओके, आगे हमारे पास है जी पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, सियासी जमात को कहते हैं। तो वो ये होता है कि सिटीजन्स और कम्बिनेशन ग्रुप्स या सिटीजन्स उनका एक मतलब एक कह लें कि उनकी सियासी एक ओपिनियन क्या कहना और जद्दोजहद क्या कहनी और आइडियोलॉजी क्या कहना, बस जो लोग एक साइड पे इकट्ठे हुए तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ इन्होंने, विद द व्यू टू प्रोपेगेट और इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ओपिनियन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस फॉर एन इलेक्टिव पब्लिक, मतलब पब्लिक ऑफिस के लिए उन्होंने कम्पीट करना हो किसी पार्टी की तरफ से तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं जो बाद में ये वाले मेंबर बनते हैं। ओके, आगे आ जाएं तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब जो है वो कहते हैं कि पॉपुलेशन का जब मतलब लिया जाएगा वो होगा जी जो लास्ट सेंसस हुई है, मतलब जो मर्दम सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, जो आखिरी मर्दमशुमारी होगी ना उसको, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम आबादी देखेंगे, पॉपुलेशन ना। ठीक है, तो आगे हमारे पास है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि मतलब तजवीज़ किया गया। तो वो कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब लेंगे हम, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, मतलब रूल्स में क्या कहा गया है कि क्या होना चाहिए, उससे रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जहाँ पे हम यूज़ करेंगे ना इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आगे हमारे पास है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है वो कहता है कि presiding means a presiding officer appointed under this act for a polling station and includes an assistant presiding officer performing the function of presiding officer। माशाल्लाह, वो कह रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसका मतलब है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसे अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कहाँ अपॉइंट किया जाता है, एक पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिस एक पोलिंग स्टेशन पे होता है, उसके अंडर एक असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर होता है जिसका काम क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करना। ठीक है, सही है जी, एक पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और काम क्या होता है उनका, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करना। ठीक हो गया जी, आगे है प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स अनऑफिशियल एंड नॉन फाइनल। तो जी जब आपको डिग्री नहीं ना मिली थी तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं कि लो भाई ये ना फाइनल नहीं है, डिग्री बाद में आके ले जाना। इसी तरह प्रोविजनल जो है यहाँ पे, प्रोविजनल का मतलब ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इस एक्ट के अंदर रिज़ल्ट के लिए। मतलब जो रिज़ल्ट अभी बिल्कुल फ़ाइनल नहीं ना होता, मतलब फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होती, उससे पहले भी रिज़ल्ट फाइनल ही होता है, एक तरह से जो जीत गया वो जीत गया, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको ये प्रोविजनल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजनल का मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि जो अभी अनऑफिशियल और नॉट फाइनल होगी ना उसको हम प्रोविजनल बोलेंगे आगे जा। ठीक है, एक और डेफिनेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का मतलब है जो अपॉइंटेड किया गया हो अंडर दिस एक्ट और इंक्लूड करे एक असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो परफॉर्म कर रहा हो टास्क ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अगेन जिस तरह ऊपर ये था ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा एक पोलिंग स्टेशन में होगा और उसके नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, काम किसका करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसके नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा और काम क्या होगा उसका, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम करेंगे वो। माशाल्लाह, आगे हमारे पास है रिटर्न कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से नहीं लगता कि रिटर्न कैंडिडेट का मतलब क्या होगा, लेकिन रिटर्न कैंडिडेट का मतलब है जी वो बंदा जो इलेक्शन जीत गया और मेंबर बन गया।
उसको हम बोलेंगे रिटर्न्ड कैंडिडेट। तो मीन्स अ कैंडिडेट हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ मेंबर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मेंबर किसका, किसी का भी हो सकता है, किसी असेंबली का हो सकता है, सेनेट का हो सकता है और लोकल गवर्नमेंट का हो सकता है। जो जीत गया इलेक्शन और मेंबर बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न्ड कैंडिडेट। आगे हमारे पास है रिवाइजिंग अथॉरिटी। रिवाइजिंग अथॉरिटी ऊपर हमने किस चीज़ को रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा जोर दिया था, इलेक्टोरल रोल्स को, इंतखाबी फहरिस्तों को तैयार करना, रिवाइज़ करना, करेक्ट करना। ठीक है, अब ये कहते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या होती है। रिवाइजिंग अथॉरिटी हमारे पास एक बंदा हो सकता है जिसे अपॉइंट किया गया हो इस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के मुताबिक उसको अपॉइंट किया गया हो। उसका मकसद क्या होगा, उसने सुनना होगा और ठीक करने होंगे या रिजेक्ट करने होंगे क्या, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर द करेक्शन रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक हो गया, इलेक्टोरल इंतखाबी फहरिस्तें जो है ना जी, इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो रिवाइजिंग अथॉरिटी इसको रिवाइज़ करने के लिए, इस पर जिसके किसी भी बंदे के कोई ऑब्जेक्शन हो उसको सुनता है, डिस्पोज करता है क्लेम्स को, ऑब्जेक्शंस और एप्लीकेशंस को कंसीडर करता है, करेक्शन करता है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी रूल्स का क्या मतलब है। रूल्स का मतलब है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। वाजिब। आगे है जी हमारे पास सेक्शन क्या है। सेक्शन जो है इस एक्ट की किसी भी सेक्शन को हम कहेंगे सेक्शन। मतलब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन नहीं होगा, जब सेक्शन का वर्ड आएगा तो इस एक्ट का होगा, आर्टिकल का वर्ड आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। टैक्स का है, टैक्स का वो कहता है कि टैक्स इंक्लूड अ टैक्स लिवाइड बाय द, मेरे ख्याल से इसको लिवाइड बोलते हैं, पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं, लेविड बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, बाय एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब फिर पीछे पड़ा था कि गवर्नमेंट खाली आए तो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट, और एनी गवर्नमेंट आए तो फेडरल गवर्नमेंट प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट भी। तो किसी भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हो तो वो जो होगा ना वो टैक्स में शुमार होगा, शेल नॉट इंक्लूड। हाँ, उन्होंने कहा कि वो टैक्स शुमार नहीं होगा जिस पे स्टे लिया हो अगेन। ठीक है, टेक्नोक्रेट का क्या मतलब है, वो ऊपर हमने देखा था ना, ये साइड पे खुला हुआ है कि यहाँ पे उलमा और टेक्नोक्रेट। उलमा की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली थी, अब टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन है, ऊपर वैसे ये भी पढ़ी थी। वो ये है कि 16 साल की एजुकेशन हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अचीवमेंट या रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट हो। ठीक है, तो उल्मा के लिए जो थी ये अचीवमेंट की वो नहीं थी। ठीक है, क्या नाम लेते हैं, शर्त नहीं थी अचीवमेंट की, इनके लिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। अब वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट वो होता है जिसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई हो, मतलब इलेक्शन के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हों तो वो हमारे पास हो जाता है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। आगे हमारे पास है वोटर का क्या मतलब है। वोटर में आप देखें जी, वोटर का अगर बात की जाए ना, आप वोटर हैं, मैं वोटर हूँ, तो 18 साल से ऊपर जो भी है वो वोटर है। लेकिन वोटर किस चीज़ के हैं, हम तो सिर्फ एमपीए सेलेक्ट कर सकते हैं और एमएनए सेलेक्ट कर सकते हैं और नाज़िम नज़म सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोग मेंबर नेशनल असम्बली सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सेलेक्ट कर सकते हैं और मेंबर लोकल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ रह जाती है सेनेट। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहता है इन रिलेशन टू एन असम्बली और लोकल गवर्नमेंट अ पर्सन हु इज़ एनरोल्ड एज अ वोटर। अब वो कह रहे हैं इंतखाबी फहरिस्त में अगर कोई एज अ वोटर उसका नाम लिखा हुआ है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी असम्बली के बंदे को इलेक्ट कर सकता है या लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, मतलब हम एमएनए एमपी को सिलेक्ट कर सकते हैं और नाज़िम शाज़िम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन रिलेशन टू सेनेट हमने कभी किसी सेनेटर को तो नहीं इलेक्ट किया ना, हमें कोई कहता है कि आके सेनेटर के लिए वोट दो, तो फिर उसके लिए कहाँ से वोटर आएगा, उनका वोटर और है। उनका वोटर कौन है कि देखें, फॉर इलेक्शन टू अ सीट फ्रॉम अ प्रोविंस इज़ द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। अब ये 7 जो हमने सेनेट की सीटें खोली हुई हैं इधर 7 वाली टैब में, बलूचिस्तान की 14, 4, 4, 1, 23 सीटें हैं बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की 23, सिंध की 23, पंजाब की 23। वो कहते हैं कि जब सूबे की सीट होगी ना तो सूबे की असम्बली उसके लिए वोट करेगी सेनेट में। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जब इलेक्शन की सीट होगी ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 4 सीटें हैं हमारे पास।
इसके लिए कहता है कौन वोट करेगा, नेशनल असेंबली वोट करेगी। ठीक है, इनके इन सब की सीटों के लिए, सूबों की सीटों के लिए सूबों की असम्बलियाँ वोट करेंगी। इस्लामाबाद के लिए नेशनल असेंबली वोट करेगी। और फाटा के लिए, जो फाटा की पहले 8 सीटें थी अब नहीं है, लेकिन वैसे देख लें अब नहीं है, अब मतलब फाटा मर्ज हो गया तो केपी के एक में मर्ज हो गया तो अब फाटा की 8 सीटें नहीं रही। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे वो फाटा को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि जब फाटा की सीट होती थी तो क्या होता था कि फाटा के जो मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, वो फाटा के बंदे इलेक्ट करते थे। मतलब सारी नेशनल असेंबली नहीं करती थी, सिर्फ नेशनल असेंबली के वो मेंबर जो फाटा से होते थे वो फाटा के सेनेटर्स को इलेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया वोटर्स के। दोबारा रिवाइज कर लें लास्ट वाला। हम लोग किसे इलेक्ट करते हैं, एमएनए, एमपीए और लोकल गवर्नमेंट के बंदे को। चौथी चीज़ रह जाती है सेनेटर। सेनेटर के लिए कौन वोट देता है, अगर सीट सेनेटर के लिए सेनेट में ये इतनी सीटें होती हैं, 104 होती थी, अब 8 निकाल गए, होंगी 96। ठीक है, 23 सीटें। इन 23 सीटों के लिए कौन वोट करेगा, इनकी रिस्पेक्टिव असम्बलीज़ वोट करेंगी। उसके अलावा 4 जो कैपिटल टेरिटरी मतलब इस्लामाबाद की हैं, वो 4 के लिए नेशनल असम्बली के मेंबर्स वोट करेंगे। ठीक हो गया बस। और जो पहले फाटा होता था उसके लिए कौन वोट करता था, फाटा की सेनेट में जो 8 सीटें थी उनके लिए कौन वोट करता था, नेशनल असम्बली के फाटा के मेंबर्स वोट करते थे। ओके जी, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो आगे भी हम इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ को इंशाल्लाह टेस्ट से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस एक्ट को। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।